हेलो गाइस, आज का हमारा ये मतलब लेक्चर नंबर पता नहीं कौन सा है, ऐसा मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन आज का ये हमारा जो लेक्चर है अभी तक हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स जितने भी आपके सिलेबस में इस चैप्टर में कंसंट्रेशन टर्म्स हैं सारे के सारे हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आज जो हमको पढ़ना है, पहले तो हमारा टॉपिक क्या है कि हमको देखना है कई बार क्या होता है ऐसे भी क्वेश्चंस नीट के एग्जाम में या फिर जेई के एग्जाम में देखे गए हैं। बोर्ड के एग्जाम में हालांकि नहीं आते उतने इस तरह के सवाल, लेकिन नीट और जेई के एग्जाम में देखे गए हैं। क्या देखा गया कि कई बार क्या होता है सवाल में तुम्हारा देखना, पहले मेरी बात को देखना ध्यान से। सवाल कुछ इस प्रकार से बनता है, मैं तुमको बता रहा हूँ बना के। ये पेन मैं यूज़ नहीं करता हूँ भाई, ये वाला। इस तरह सवाल बनता है। सवाल में तुमसे मोलैरिटी दे देगा वो, मोलैलिटी दे देगा वो, ठीक है, और तुमसे डेंसिटी पूछ लेगा। या फिर हो सकता है मोलैरिटी नहीं देगा, मोलैलिटी दे देगा, डेंसिटी दे देगा, तो मोलैरिटी पूछ लेगा। इस तरह के आते हैं सवाल। तो उसके लिए हमारे पास एक डायरेक्ट फार्मूला है स्टैंडर्ड बुक्स में। अब एनसीईआरटी में शायद नई वाली एनसीईआरटी में ये फार्मूला नहीं दिया हुआ है, लेकिन स्टैंडर्ड बुक्स में आपका ये फार्मूला वहां पर दिया होता है। क्या है फार्मूला? मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलैलिटी इंटू डेंसिटी इंटू 1000 अपॉन 1000 प्लस मोलैलिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये फॉर्मूला आपका हो सकता है कई बार किसी बुक्स में ना दिया हो, एनसीईआरटी में हो सकता है कि आपको ना मिले ये सवाल, ये फॉर्मूला, लेकिन ये फॉर्मूला आपका, ठीक है, हो सकता है कि एनसीईआरटी में ना मिले, लेकिन स्टैंडर्ड बुक्स में ये फॉर्मूला होता है। और अगर आप नीट या फिर जेईई की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह के सवाल भी आपको मिल सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि बहुत जनरली मिलते ही मिलते हैं, लेकिन हो सकता है कि इस तरह के सवाल तुम्हारे फंस सके। और मेरा एज अ टीचर ये कर्तव्य है कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे नोट से बाहर किसी भी एग्जाम में कोई भी सवाल ना आए, जेईई मेन तक के। तो इसीलिए भाई लेके आ गया हूँ इस फॉर्मूले को। देखो ध्यान से, क्या ये फॉर्मूला तुमको दिख रहा है? थोड़ा सा छोटा है लेकिन हाँ दिख रहा है। अब देखो, अगर मैं इसमें सब चीजों को लिख दूं तो इसमें अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पर कैपिटल एम दिया हुआ है। कैपिटल एम का मतलब क्या है? यहाँ पर मोलैरिटी है। थोड़ा इसको पतला करूंगा हल्का सा। कैपिटल एम का मतलब क्या है? मोलैरिटी है, ठीक है। स्मॉल एम वहां दिया हुआ है, स्मॉल एम का मतलब क्या है? मोलैलिटी है। स्मॉल डी का मतलब क्या है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हो गया तुम्हारा। 1000 का मतलब क्या है सर? 1000 का मतलब क्या है? पंगू, मिस्टर पंगू। M2 का मतलब क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अब अगर तुमको चेक करना पड़ेगा सवाल में, हालांकि इस तरह के सवाल में लाया हूँ, अभी हम लोग इसको सॉल्व भी करेंगे, वो एक अलग चीज है, लेकिन आपको सवाल में ध्यान से चेक करना है। अब ये सब चीजें तुमको याद नहीं करना है इस फॉर्मूले को। हालांकि अगर याद करोगे, एक दो बार इसको लिखोगे, 4 बार, तुमको याद हो जाएगा, लेकिन अगर आप सवाल इसके ऊपर सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा जल्दी ये चांस है कि ये फॉर्मूला तुमको याद हो जाए। तो क्या है, ट्राई करो एक एक फॉर्मूले से। अगर तुमने, मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर एक एक फॉर्मूले से तुमने 10-10 सवाल सॉल्व कर लिए या फिर 20-20 सवाल सॉल्व कर लिए, क्योंकि सवाल तो भाई हम लोग क्लास में बहुत सारे करते हैं, मैं होमवर्क में भी बहुत सारे सवाल तुमको देता हूँ, ये तुम जानते हो बहुत अच्छे से। अगर नहीं जानते हो तो ये सब सवाल यहाँ रखे हुए हैं, सब मैं ग्रुप में भेजने वाला हूँ टेलीग्राम पे, सब सॉल्व कर लेना भाई, सारे के सारे सवाल। ये सवाल मैं टेलीग्राम पे आज भेजूंगा और आप मुझसे डाउट भी पूछ सकते हैं। उसी टेलीग्राम चैनल पे मेरी आईडी भी है वहां पर, ठीक है। अगर आप टेलीग्राम चैनल खोलेंगे वो वाला जो कि हमारे कम्युनिटी टैब में दिया होगा चैनल के, चेक करना, वहां पर ग्रुप में मेरे ख्याल से ये तो एडमिन लिखा होगा या फिर लिखा होगा एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ वहां पर लिखा होगा और उसमें मेरी आईडी दी होगी, मेरी आईडी वहां पर पड़ी होगी, सर की आईडी भी होगी, मेरी आईडी भी होगी। किसी के पास भी आप मैसेज कर सकते हैं, हम दोनों भाई हैं तो भाई भाई से उतना बातचीत होती है, तो मैं आपका डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो जो मैं क्वेश्चन दूंगा उसको तुम सॉल्व करो, ना सॉल्व हो तो डाउट मुझसे पूछो, मैं रिकॉर्ड करके, मैं वीडियो कॉल करके तुमको डाउट समझा दूंगा, वीडियो रिकॉर्ड करके हम आपको डाउट समझा देंगे, वॉइस रिकॉर्ड करके हम आपको डाउट बता देंगे। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तुम डाउट मुझसे पूछो तो एक बार तुम मेहनत करना शुरू करो, उसके बाद तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है, आखिरी दम तक खड़ा है, बोर्ड एग्जाम के एक दिन पहले तक खड़ा है। वो चाहे ऑफलाइन वाले बच्चे हो चाहे ऑनलाइन वाले बच्चे हो, हर किसी के लिए मैं खड़ा हूँ आखिरी दम तक, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलो भाई, हो गया, बहुत बातें हो गई। तो क्या ये तुम्हारा फॉर्मूला है और ये आपको चीजें पता है कि इस फॉर्मूले में क्या चीज क्या है। ये फॉर्मूला कहाँ पे होता है यूज? ये होता है यूज यहाँ पर क्या हो, मोलैरिटी दिया हो, मोलैलिटी दिया हो और डेंसिटी आपको निकालना हो, या फिर कुछ भी आपका वाइस वर्सा यहाँ पर हो सकता है। अगर हम लोग इसमें आगे बढ़े, अब हमारा टॉपिक आज का इंपॉर्टेंट है, क्या है? वेपर प्रेशर, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में हम क्या बोलते हैं इसको? वाष्प दबाव, वाष्प दाब। तो क्या बोलते हैं इसको हम लोग? वाष्प दाब। अब समझना, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, एक द्रव्य, द्रव्य मतलब क्या होता है? लिक्विड होता है, एक द्रव्य का वाष्प दाब। मतलब क्या हुआ, अगर हमारे पास कोई बर्तन है, देखना पड़े ध्यान से मेरी बात को,
बहुत ही ध्यान से। मान लो मैंने एक बर्तन लिया, ये मेरे पास बर्तन है, ठीक है। इस बर्तन में मैंने कोई लिक्विड डाल दिया, मान लो पानी ही डाल दिया, ठीक है। पानी से हम लोग सबसे ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं क्योंकि पानी पीते हैं और पानी पीना बहुत अच्छी बात है। जो पानी पीता है वो हमेशा स्ट्रांग रहता है, हेल्दी रहता है, ठीक है। ये क्या है, तुम्हारा पानी है। मैंने क्या किया, यहाँ पे कोई भी हीट सोर्स लगा दिया। अब ये हीट सोर्स आपका कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। इसको लिख दे रहा हूँ क्योंकि मेरा कई बार हीट सोर्स लगता नहीं है, तो क्या लिखूंगा, सोर्स ऑफ हीट। मतलब यहाँ पे आपको कुछ भी बंसन बर्नर या फिर कुछ भी आपने गैस स्टोव कुछ ना कुछ आपने यहाँ पर लगा दिया। अब क्या होगा, ये पानी यहाँ पर तुम्हारा बॉईल होगा, जाहिर सी बात है। ये पानी होगा चेंज किसमें, वेपर में चेंज होगा। ये पानी होगा चेंज किसमें, वेपर में चेंज होगा। अब ये जो तुम्हारा बर्तन है वो कैसा है, क्लोज्ड बर्तन है। क्या है आपका, जो भी आपने कंटेनर वहां पे लिया है वो कैसा है, क्लोज्ड कंटेनर आपने यहाँ पर लिया हुआ है। देखना आगे, यानी कि अब क्या होगा, ये जो पानी है ये ऊपर जाएगा, ये पानी आपका वेपर बन करके ऊपर जाएगा। अब ये तो मैंने पानी को, ये वाला क्या है तुम्हारा लिक्विड फेज है पानी का। वेपर फेज को मैं ऐसे बनाता हूँ जिससे क्या हो, बच्चे डिफ्रेंशिएट कर पाए। क्योंकि अगर मैं रंग चेंज कर दूंगा तो बच्चे पूछेंगे कि सर कलर कैसे चेंज हो गया लिक्विड का। जब वो लिक्विड था तो अलग कलर था, जब वो वेपर बन गया, गैस बन गया, तो अलग कलर कैसे हो गया। तो इसलिए मैं वेपर को कुछ इस प्रकार से लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसे तुम्हारा होगा। भाई आजकल बच्चे बहुत होशियार हो चुके हैं, ठीक है। होशियार तो हो चुके हैं लेकिन डाउट ऐसा बुद्धू वाला पूछते हैं ना, डाउट हो जाता है मुझे उनके दिमाग पे ही। तो क्या है तुम्हारा, ये तो आपका लिक्विड फेज है, यहाँ पे देखो लिख ले रहा हूँ। ये क्या है आपका लिक्विड फेज है। फेज मतलब कंडीशन, उसका जो भी स्टेट है। और ये क्या है आपका गैस फेज है। अब देखना मेरी बात को बड़ा ध्यान से सुनना कि वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है। स्टार्टिंग में क्या हो रहा होगा, हमने यहाँ पे लगाया सोर्स ऑफ हीट, तो क्या होगा, ये जो लिक्विड है वो आपका वेपर में चेंज होगा धीरे 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 धीरे। अब एक टाइम ऐसा आएगा जब ये लिक्विड वेपर में चेंज हो रहा है, उसके बाद और क्या हो रहा होगा, उसके बाद कुछ ना कुछ वेपर भी आपका लिक्विड में यहाँ पे चेंज हो रहा होगा, ठीक है। ऐसा होता ही होता है। यानी कि आपका यहाँ पर वेपराइजेशन भी हो रहा है और कंडेंसेशन भी हो रहा है। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, जब वेपर चेंज हो किसमें, लिक्विड में। जब वेपर चेंज हो किसमें, लिक्विड में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। अब समझना मेरी बात को ध्यान से। यहाँ पर स्टार्टिंग में तो बस खाली लिक्विड बन रहा है वेपर में, लेकिन एक टाइम के बाद, किसके बाद, एक टाइम के बाद कुछ ना कुछ वेपर भी लिक्विड में चेंज होता रहेगा। अब देखना, एक कंडीशन आपकी आएगी इक्विलिब्रियम की। एक क्या आएगी तुम्हारी कंडीशन इक्विलिब्रियम की। तब क्या होगा, जितना लिक्विड वेपर में चेंज हो रहा है उतना ही वेपर लिक्विड में हो जा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। जितना लिक्विड वेपर में चेंज हो रहा है उतना ही वेपर लिक्विड में जा रहा है चेंज। तो लिखते हैं इसको आगे हम लोग यहाँ पर, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। 11 में एक चैप्टर था, एक दो चैप्टर थे, मतलब यूनिट था एक इक्विलिब्रियम नाम का। जिसको याद है उसको याद, जिसको नहीं याद है नहीं याद। तो क्या एट इक्विलिब्रियम में क्या होगा तुम्हारा, रेट ऑफ वेपराइजेशन, क्या हो जाएगा, इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। क्या ये बात तुमको समझ में आ रही है। इक्विलिब्रियम में क्या होगा, जितना वेपराइजेशन हो रहा है उतना ही क्या हो जा रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है। अब क्या है, इसी कंडीशन पे मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, मैं पलट रहा हूं। इसी कंडीशन में वेपर के मॉलिक्यूल्स लिक्विड के सरफेस पे जो फोर्स लगाते हैं, उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। क्योंकि फोर्स पर एरिया क्या होता है, प्रेशर होता है। तो मतलब यानी कि डायरेक्ट अगर बोले तो इसी कंडीशन में, किसी कंडीशन में, किस कंडीशन पे, जब क्या हो, इक्विलिब्रियम का कंडीशन हो, मतलब जितना वेपर बन रहा है उतना ही क्या बन जा रहा है, लिक्विड बन रहा है। रेट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। इसी कंडीशन पे वेपर के मॉलिक्यूल लिक्विड की सरफेस पे जितना प्रेशर लगाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। क्या तुम इतना समझ पाए। फिर से बोल रहा हूं एक बार, आराम से शांति के साथ, एकदम शांत हो जाओ।
स्टार्टिंग में क्या किया हमने, एक लिक्विड लिया और किसमें लिया, एक क्लोज्ड कंटेनर में लिया, उसको हमने बर्न किया, हीट किया, तो क्या होगा, लिक्विड चेंज होगा वेपर में। एक टाइम आ जाएगा जब वेपर भी लिक्विड में चेंज होने लगेगा, जब ऊपर आपका सामान जो है वो पर्याप्त मात्रा में वेपर बन चुका होगा। फिर क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा, उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इक्विलिब्रियम पे होगा क्या, जितना कंडेंसेशन हो रहा है उतना ही क्या हो जा रहा है, वेपराइजेशन हो रहा है। जितना वेपर बन रहा है उतना ही वेपर से लिक्विड बन जा रहा है। अब क्या है, इसी कंडीशन पे वेपर के मॉलिक्यूल लिक्विड के सरफेस पे जितना प्रेशर लगा रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। अब देखो मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूं तुम्हारी बात को, एट दिस कंडीशन, विच कंडीशन, इक्विलिब्रियम, यहां से द प्रेशर exerted by liquid molecules, the pressure exerted by liquid थोड़ी रहेगा, वेपर रहेगा, टीचर गवार, बाई वेपर मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, क्या होगा, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। इज नोन एज को पूरा लिखो, बोर्ड एग्जाम, इज नोन एज, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं, किसका, लिक्विड का, इज नोन एज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। सिंपल बात। तो क्या है, एट दिस कंडीशन, यानी कि एट द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज नोन एज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। अब क्या हम इसमें आगे बढ़ जाएं, सिंपल बात है, वेपर प्रेशर का मतलब यही होता है। अब देखना कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं, देखना बड़े ध्यान से। पहला क्या फैक्टर है, सबसे पहला फैक्टर नेचर ऑफ लिक्विड, लिक्विड कैसा है, सबसे पहला फैक्टर क्या है, नेचर ऑफ, ठीक है। 2 मिनट रुकना, इसमें कुछ गड़बड़ी हो गई। तो क्या है, सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या था, नेचर ऑफ लिक्विड, ठीक है। वीडियो में कुछ आगे थी दिक्कत कैमरे में, उसकी वजह से आपका ये वीडियो जो है वो बीच में से खुद ही से रुक गया था बिना मुझे बताए, ठीक है, बाद में मैंने देखा। तो क्या है आपका नेचर ऑफ लिक्विड। अब देखना मेरी बात को बड़े ध्यान से यहाँ पर, तो क्या है, सबसे पहला फैक्टर जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करता है वो कौन है, लिक्विड का नेचर। अब समझना, मैं तुमको एक सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बारे में या फिर सॉल्वेंट के बारे में एक बात बताता हूँ, ठीक है। हैंड डालो सॉल्वेंट, मान लो मेरे पास ये एक कंटेनर है, कंटेनर का रंग थोड़ा सा, हाँ, ये मेरे पास क्या है, कंटेनर, ठीक है। इसमें पानी के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, जाहिर है इसके अंदर पानी है, मतलब क्या होगा, पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे, जाहिर सी बात है। पानी भी क्या है, एक स्टेट ऑफ मैटर है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विड बोलते हैं। और लिक्विड में क्या होता है, कोई भी मैटर किस चीज से बना है, पार्टिकल से बना है। यानी कि अगर पानी यहाँ पर है, वो लिक्विड है, तो उसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होंगे, पार्टिकल्स होंगे। देखना पड़े ध्यान से। तो अभी मैं इसको, पानी को तो हम लोग बनाते ऐसे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में बना रहा हूँ पानी को, पानी के पार्टिकल्स बना रहा हूँ, जो कि हमको दिखते नहीं है लेकिन होते हैं। केमिस्ट्री के हिसाब से क्या है, होते हैं पार्टिकल्स यहाँ पर। अब क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये किसी ना किसी बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। ये जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी स्टेट ऑफ मैटर में, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, सबके पास क्या है, पार्टिकल्स हैं। और जो पार्टिकल्स हैं वो किसी ना किसी फोर्स के द्वारा, किसी ना किसी बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। वैसे क्या होगा, पानी के भी पार्टिकल्स किसी ना किसी बॉन्ड, किसी ना किसी फोर्स के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। इसने इससे बॉन्ड बनाया हो, कुछ ना कुछ यहाँ पर बॉन्ड आपका होता रहता है। बॉन्ड की वजह से ये जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में साथ में रहते हैं। क्या सबके सब यहाँ पर बॉन्ड का सारा खेल है, बॉन्ड की वजह से ही पार्टिकल साथ में रहते हैं। अब देखना मेरी बात को बड़े ध्यान से, ये जो बॉन्ड इनके बीच में होता है सॉल्वेंट के, जनरली बोल रहा हूँ, ठीक है, हमेशा नहीं, जनरली आपके लेवल पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। आपके लेवल पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या तुमने हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ रखा है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में?
अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर देख लेना, अभी मैं बता दे रहा हूँ हल्का, ठीक है। अब देखना हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है। हाइड्रोजन बॉन्ड को बनने के लिए 3 कंडीशन चाहिए, ठीक है। पहला कंडीशन क्या, जो हाइड्रोजन है इट शुड बी डायरेक्टली अटैच्ड टू हाई EN, मतलब क्या होता है बाबू, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मतलब जो हाइड्रोजन है वो किसी ना किसी ऐसे एटम से अटैच होना चाहिए जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो। कौन कौन से होते हैं वो है तुम्हारा फोन कर लो, हो सकता है बात हो जाए। कौन है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये तीनों क्या है अब मैं नहीं बताऊंगा भाई, ठीक है। 11वीं क्लास में आप पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाम का टॉपिक, तो तुमको ऑलरेडी पता होना चाहिए सब चीजें, ठीक है। इसमें मैं बहुत ज्यादा घुसने वाला हूं ही नहीं, तुमको पता होना चाहिए कि ये तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। कंडीशन नंबर 2 देखना, हाइड्रोजन के बगल में, ठीक है, हाइड्रोजन के बगल में बगल में मतलब कौन होगा, पड़ोसी। द नेबरिंग एटम ऑफ हाइड्रोजन शुड हैव लोन पेयर। LP मतलब लवली प्रोपोर्शनल यूनिवर्सिटी। किसी का नाम नहीं लेना है भाई, किसी का नाम नहीं लेना है, ऑनलाइन में फंस जाएंगे। तो क्या है तुम्हारा, द नेबरिंग एटम ऑफ हाइड्रोजन शुड हैव LP, मतलब लोन पेयर। क्या होता है, लोन, यानी कि आपका जो हाइड्रोजन के बगल में एटम है उसके साथ बॉन्डेड नहीं है, जो हाइड्रोजन के बगल में एटम है उसके पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए। हाइड्रोजन बॉन्ड की सिंपल सी 2 कंडीशन, हालांकि 3 होती है लेकिन तुमको 2 जानना है। पहला क्या, हाइड्रोजन शुड बी डायरेक्टली अटैच टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिसका साइज भी क्या स्मॉल हो, वो सब चीजें, ठीक है। फिर क्या है तुम्हारा, हाइड्रोजन के बगल में पड़ोस में वो होना चाहिए जिसके पास क्या हो, लोन पेयर हो। अब समझना मेरी बात को ध्यान से, यहां से उठा करके इन दोनों को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, इन दोनों को यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है, इन दोनों को। अब ये मॉलिक्यूल यहाँ पर ऐसे है लेकिन रियल में कैसे होगा, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल मतलब HOH। क्या ये बात तुम्हारे समझ में आ रही है, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल मतलब HOH, दूसरा वाला HOH। क्या ये बात सही है, अब देखना मेरी बात को बड़े ध्यान से। क्या इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है। पहली कंडीशन क्या थी, हाइड्रोजन शुड बी डायरेक्टली अटैच टू हाई EN एटम। क्या ये हाइड्रोजन एक बहुत हाई EN एटम से डायरेक्टली अटैच है कि नहीं है। ऑक्सीजन क्या है, फोन में आता है, फोन में आता है, यानी कि आपका हाइड्रोजन हाई EN एटम से अटैच्ड है। दूसरी बात क्या है, हाइड्रोजन के बगल में एक ऐसा एटम होना चाहिए जिसका क्या हो, जिसके पास क्या हो, लोन पेयर हो। क्या यहाँ लोन पेयर है, बात खत्म हो गई, तुम्हारी दोनों कंडीशन पूरी। आपको 2 ही चाहिए, यहाँ पे क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। जो बॉन्ड यहाँ पे तुमको बनता हुआ दिख रहा है, क्या तुम समझे मेरी बात को, यहाँ पे क्या। सो हेलो गाइस, हमारा बीच में थोड़ा सा वीडियो रुक गया था क्योंकि कुछ कैमरे में आ गई थी दिक्कत, और कुछ ना कुछ दिक्कतें आती रहती हैं। लाइफ का काम ही क्या है, अगर सर भी यहाँ पर हैं, लाइफ का नाम ही क्या भाई, दिक्कत कुछ ना कुछ आती रहेगी, ठीक है। लेकिन हमें हमारा काम करते रहना है और लाइफ को एंजॉय करते हुए कहीं ना कहीं, ठीक है। अब देखना बड़े ध्यान से यहाँ पर, तो हम लोग जान चुके हैं कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड होता है और जो बॉन्ड है उसका नाम क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब मुझे एक चीज बताना, मैं जा रहा हूँ पीछे मतलब स्लाइड में पीछे। यहाँ मैंने इसको हीट किया, ठीक है, हीट करके एक एक मॉलिक्यूल वेपर में चेंज होगा। मतलब क्या है, एक एक मॉलिक्यूल वेपर में चेंज होगा, जाहिर सी बात है क्योंकि ये लिक्विड फेज है, ये भी क्या स्टेट ऑफ मैटर है, और गैस भी क्या एक स्टेट ऑफ मैटर है। और हमको पता है हर एक मैटर किससे बना है, पार्टिकल से बना हुआ है, यानी कि यहाँ पर भी पार्टिकल्स होंगे लिक्विड फेज में भी, और यहाँ पर भी क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे। अभी हमने क्या देखा, जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में बॉन्ड बनाए हुए होते हैं, जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में बॉन्ड बनाए हुए होते हैं, ठीक है। तो अगर इस पार्टिकल को ऊपर जाना है या फिर इसको ऊपर जाना है तो इसको इसके बीच के बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। क्या ये बात सच है, अगर इस पार्टिकल को ऊपर जाना है, इसको ऊपर जाना है, तो क्या ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, जाहिर सी बात है तोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब ये बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा उतना कम चांस है वेपर बनने का, या ये बॉन्ड जितना वीक होगा उतना ज्यादा चांस है वेपर बनने का। सोचो, ये बॉन्ड मतलब कौन सा बॉन्ड, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा चांस है वेपर बनने का, सॉरी उतना कम चांस है वेपर बनने का।
और ये बॉन्ड जितना वीक होगा, जितना जल्दी ये बॉन्ड टूट जाएगा उतना जल्दी ये लोग वेपर में चेंज जाएंगे, और जितना ज्यादा वेपर उतना ज्यादा वेपर प्रेशर। अगर ये बॉन्ड जल्दी टूट गया तो जल्दी बनेगा वेपर, और जितना ज्यादा वेपर जल्दी जल्दी बनेगा उतना ज्यादा क्या रहेगा, वेपर प्रेशर रहेगा। समझे बात को? तो क्या मैं अब यहां पर ये चीज लिख सकता हूं नेचर ऑफ लिक्विड में कि जितना अच्छा बॉन्ड होता है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में या फिर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स में, जितना बेहतरीन बॉन्डिंग होती है उतना ज्यादा वेपर प्रेशर कम होता है। मैं पूरा लिखूंगा, जितना ज्यादा बॉन्ड होता है उतना कम वेपर बनेगा, तो उतना कम क्या रहेगा, वेपर प्रेशर रहेगा। मैं यहां पे इसको लिख भी रहा हूं, द स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स, लिक्विड के ब्रैकेट में लिखूंगा सॉल्वेंट, क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट की ही बात हो रही है, मॉलिक्यूल्स, द स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड बिटवीन लिक्विड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स द लेसर vapors will be the lesser vapors will be, मतलब क्या है, जितना स्ट्रांग बॉन्ड रहेगा लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में उतना कम वेपर बनेंगे। सो लेसर विल बी द वेपर प्रेशर, वेपर कम तो वेपर प्रेशर भी कम, सिंपल सी बात है। सो लेसर विल बी द वेपर, उतना ही कम क्या होगा आपका, वेपर प्रेशर भी होगा। अब मुझे बताना कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई। क्या मैं इसका उल्टा यहां पर लिख सकता हूं कि नहीं? लिखूंगा नहीं, हालांकि द वीकर द बॉन्ड बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स द मोर वेपर्स विल बी फॉर्म्ड, सो मोर विल बी द वेपर प्रेशर। यानी कि वेपर प्रेशर तुम्हारा डिपेंड करता है लिक्विड के नेचर पे। अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड अच्छा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होगा, जाहिर सी बात है, तो जाहिर सी बात क्या है, उनका वेपर प्रेशर आपका कम देखने को मिलेगा। अब बढ़ जाते हैं आगे, देखना इसके आगे। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो मुझे इसका नाम बताना, आप मुझे इसका नाम बताएंगे। अब देखो यहाँ पे कुछ कुछ चीजें दी हुई है, जैसे ये तुम्हारा दिया हुआ इथेनॉल, पानी, ग्लाइकॉल, सब कुछ दिया हुआ है, इसका नाम मुझे आप बताएंगे, ये होमवर्क है, ठीक है। अब क्या है, इसमें तुम्हारा ऑर्डर दिया हुआ है वेपर प्रेशर का, ठीक है। पी नॉट मतलब क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूशन, मतलब क्या हो, प्योर सॉल्वेंट मतलब क्या है, सिर्फ एक ही लिक्विड अगर कंटेनर में प्रेजेंट है उसके वेपर प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, पी नॉट से लिखते हैं। आगे अपना राउट फ्लो में ये सब काम आने वाला है। अब देखना बड़े ध्यान से, क्या मैं बोल सकता हूं कि इसके अंदर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत वीक होगी, वीकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? बताना सोचा के, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी कम वेपर प्रेशर उतना ज्यादा है। यहां मैं लिखूंगा स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या सच है कि झूठ है? देखो क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन, मुझे बताना भाई इसका मतलब। आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखा, टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर रिलेशन। अगला क्या है हमारा, अभी हम क्या देख रहे हैं, यही फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, ये हमारा सेकंड पॉइंट है, टेम्परेचर वेपर प्रेशर को कैसे अफेक्ट करता। अब मुझे बताना एक चीज, वेपर कितना प्रेशर लगा रहा है, क्या ये डिपेंड करता है कि ये बॉन्ड कितना जल्दी टूटेगा? अब बॉन्ड टूटेगा कब जल्दी, जब तुम ज्यादा हीट दोगे, टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाओगे, जाहिर सी बात है। जितना ज्यादा टेम्परेचर तुम बढ़ाओगे उतना क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब क्या होगा, ये जो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल है जो लिक्विड स्टेट में है वो हो जाएगा चेंज किसमें, वेपर स्टेट में, गैसियस स्टेट में। सिंपल बात है। यानी कि आप जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विल इंक्रीज एंड अ टाइम विल कम व्हेन लिक्विड मॉलिक्यूल्स विल चेंज इनटू गैसियस मॉलिक्यूल। फिर उस टाइम पे वो लोग जब गैसेस मॉलिक्यूल में चेंज जाएंगे तो वो लोग लगाएंगे वेपर प्रेशर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। देखो तो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर
समझना मेरी बात को बड़े ध्यान से। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, on increasing temperature the kinetic energy of solvent molecules will increase. The kinetic energy of solvent molecules will increase and a time will come when बॉन्ड, इतना तेजी से वो लोग वाइब्रेट कर लेंगे, इतना ज्यादा उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा, एक समय आएगा when bond between solvent molecules, when bond between solvent molecules will break, तो क्या होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच का बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा। when bond between solvent molecules will break and finally they will be converted into vapor, they will be converted into vapor। क्या तुम इस बात को समझ पाए? This will then increase the VP, this will then increase the vapor pressure। अब इसको एक बार ध्यान से पढ़ो, मैं हट जा रहा हूं, अब इसको एक बार ध्यान से पढ़िए। अब एक बार मैं पढ़ता हूं, देखो। On increasing temperature, the kinetic energy of the solvent molecules will increase, and a time will come when bond between solvent molecules will break, and finally they will be converted into vapor. This will then increase the vapor pressure। अब इसका निष्कर्ष यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखना बड़े ध्यान से। अलग कलर से लिखूंगा भाई। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वीपी। वीपी तुम बताओ क्या होता है? वीपी आप बताएंगे, ठीक है ना? खत्म बात हमारी यहाँ पे हो चुकी है। अब देखो आगे इसके क्या करना है तुमको, अगला पॉइंट क्या है। अब क्या तुमसे एक इक्वेशन यहाँ पे दी हुई है, वो क्या है तुम्हारा, वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर विद टेम्परेचर। मतलब क्या है, टेम्परेचर के साथ साथ वेपर प्रेशर कैसे वेरी करता, टेम्परेचर के साथ साथ वेपर प्रेशर कैसे वेरी करता है। इसको हम लोग एक सिंपल सी इक्वेशन से देखते हैं, ठीक है? ये क्या है तुम्हारी एक सिंपल सी इक्वेशन है, जिसका नाम क्या है, क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है? क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। इसको हम लोग, इस इक्वेशन से हम क्या देखते हैं कि आपका जो टेम्परेचर है वो, मतलब वेपर प्रेशर है जो, वो टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है, ठीक है? सवाल इसके ऊपर ज्यादातर नहीं पूछे जाते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है? जनरली आपके सवाल इसके ऊपर नहीं आते हैं, फिर भी आपको ये इक्वेशन पता होनी चाहिए। इसमें P1 का मतलब क्या, अगर हम लोग यहाँ पे लिखे तो लिख लो भाई, लिख लो भाई, लिख लो। P1 का मतलब क्या है, इनिशियल प्रेशर या फिर इनिशियल वीपी, वेपर प्रेशर। P2 का मतलब क्या है, फाइनल वीपी। T1 का मतलब क्या है, इनिशियल टेम्परेचर। अरे, और T2 का मतलब क्या, T2 फाइनल टेम्परेचर। ठीक है, सही बोले हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम, तुमको आता है सब। R का मतलब क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस इसलिए नहीं मार रहे हैं क्योंकि सवाल बहुत सारे इसके ऊपर
बहुत सारी क्या इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स नहीं आते, ठीक है। डेल्टा एच VAP का मतलब क्या है, हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये तो तुम पढ़ चुके हो यार, ये तो तुम पढ़ चुके हो, हीट ऑफ वेपराइजेशन थर्मोडाइनेमिक्स में, ये आप पढ़ चुके हैं पिछले साल, ठीक है। क्या है, हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। तो सिंपल बात है, तुम्हारा इस इक्वेशन का सवाल नहीं आता, लेकिन तुमसे एग्जाम में डायरेक्ट आएगा सवाल कि हम लोग टेम्परेचर के साथ साथ वेपर प्रेशर की वेरिएशन को कैसे देख सकते हैं, कौन सी इक्वेशन की हेल्प से, क्या है तुम्हारा क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, और हो सकता है कि ये इक्वेशन आपका एग्जाम में वो पूछ सकता है। स्क्रीनशॉट ले लो 1 2 का 4, ठीक है। अब ये ग्राफ जो है, इस ग्राफ को मैं समझाऊंगा अगली क्लास में, लेकिन मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा इस ग्राफ को ध्यान से देखे और तुम मुझे एकदम देख के बताओ कि वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी हो रहा है, और क्या एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जब वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ वेरी होना बंद हो जाएगा, वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ वेरी होना बंद हो जाएगा, क्या एक टाइम ऐसा यहाँ पे आ रहा है। अगर आप फिजिक्स में ग्राफ पढ़ चुके हैं बेसिक मैथ में, तो आप मुझे थोड़ा सा यहाँ पे देख करके बताएंगे। बढ़ते हैं आगे। अब क्या है तुम्हारा वॉलेटाइल सब्सटेंस। अब मुझे बताना कि वॉलेटाइल सब्सटेंस का मतलब क्या होता है। एक ऐसा सब्सटेंस जिसका क्या हो, वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉलेटाइल सब्सटेंस। मतलब क्या है, कम टेम्परेचर में ही वो किसमें हो जाए चेंज, वेपर में हो जाए चेंज, ठीक है। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अतिवाष्पशील पदार्थ। मतलब क्या है, एक ना एक टाइम पर हर एक लिक्विड तुम्हारा वेपर में चेंज होना ही होना है, ठीक है। किसी को टेम्परेचर बहुत ज्यादा चाहिए, किसी को बहुत कम चाहिए, जिसको बहुत कम चाहिए और वो वेपर में बहुत